ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी राज्य को लग तो अपनी असेंबली में वो स्पेशल मेजोरिटी से विशेष बहुमत से एक रेजोल्यूशन पास करेगा। ठीक है, ठीक है, ये 169 में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 169 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या क्या करेगा, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेगी और बोलेगी पार्लियामेंट को, बस ध्यान से मेरे शब्दों को पकड़ के चलना, शब्दों को, ठीक है, कि वहाँ की जो विधानसभा है स्पेशल मेजोरिटी से विशेष बहुमत से एक रेजोल्यूशन पास करेगी और वो पार्लियामेंट को ये चीज़ बोलेगी कि आप हमारे लिए एक विधान परिषद क्रिएट कर दो। ठीक, या अगर पहले से क्रिएटेड है तो उसको एबॉलिश कर दो, अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये काम पार्लियामेंट करेगा। कब करेगा? जब वहाँ की उस राज्य की असेंबली ने बोला हो पार्लियामेंट को करने से, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। क्या पार्लियामेंट को मैंडेटरी है कि वो करे? ऐसा नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल ने बोला है कि हमें कर दो, पार्लियामेंट ने अभी तक नहीं किया है। मान लो कल को बिहार बोले हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट कि वो करे ना करे। और उसको करने के लिए पता है सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, साधारण बहुमत। मतलब ये है कि मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग आए और वोट कर रहे हैं उसका डिवाइड बाई 2+1, दिस इज मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ रहे हैं आप? यानी कि वहाँ की विधानसभा बोलेगी स्पेशल मेजोरिटी से, तब उसको कंसिडर किया जाएगा और वो पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि वो करे या ना करे। और करना है तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत कोई संवैधानिक संशोधन नहीं करना पड़ता इसके लिए। ठीक है, ठीक है। देश में अभी तक सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है खुद की। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसको हम याद करते हैं ऐसे कबूतम से। सारे राज्यों में विधानसभा है, लेकिन सिर्फ 3 यूटीज हैं, सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आउट ऑफ 8 हमारी यूटीज हैं, उनमें से सिर्फ 3 के पास ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे दिल्ली, अभी आपको पता है चुनाव हुए, रेखा गुप्ता सीएम बनी, ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 यूटीज हैं जहां पर विधानसभा है। सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं, सिर्फ 6 में है। और किसी भी यूटी में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। क्रिएट और अबॉलिश कैसे होती है? ऐसे होती है। तो 79 में कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ था, तो 89 ऐड करोगे 168, इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर दिया हुआ है। 80 में राज्यसभा दिया हुआ है, तो जैसे वहाँ राज्यसभा होता है तो वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया हुआ है 169 में। फिर 81 में लोकसभा दिया हुआ है, तो उसी तरह 170 में 89 ऐड कर दोगे 81 में, तो 89 ऐड करोगे उसमें तो 170 मिलेगा। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे वहाँ लोकसभा है तो वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है। विधानसभाओं की संरचना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 60 एंड नॉट मोर देन 500 मेंबर्स, यानी कि 60 से लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है कि 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, सदस्य नहीं हो सकते, और 60 से कम लोग नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन से लोगों को चुना जाता है, जो भी मेंबर्स होते हैं। जैसे अभी बिहार में डायरेक्ट इलेक्शन हुए ना, लोगों ने डायरेक्टली जाके वोट दिया ना, तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, यानी वही सेम, क्या सेम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष जिसको हम बोलते हैं, सीधे चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं यहाँ पे। वहाँ पे हमने देखा था लोकसभा के केस में मैक्सिमम 550 मेंबर हो सकते हैं, 550। यहाँ पर मैक्सिमम 500। वहाँ पर मिनिमम कितने हो सकते थे, जरा बताइए कमेंट में, मिनिमम कितने थे, मिनिमम कितने की लिमिट थी? तो मिनिमम वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ मिनिमम 60 मेंबर्स तो होने ही पड़ेंगे। अब किसी के दिमाग में अगर 15% आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ 15% यहाँ पे था। कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे वहाँ 75 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ था कि 15% से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। किस अमेंडमेंट ने ये ऐड किया था, जरा बताइए। उसी तरीके से 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लोअर हाउस है यहाँ पर, उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लोअर हाउस है यहाँ पर, उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। ये अपर कैपिंग है। और क्या आपको पता है मिनिमम भी होता है यहाँ पर। लोकसभा में कुछ मिनिमम नहीं था कि इतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंटर के केस में कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिमम लिमिट नहीं थी कि इतने मिनिस्टर तो होने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ है
12 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए, 12 तो मिनिस्टर होने ही चाहिए विधानसभा में, विधानसभा या विधान परिषद किसी की भी सदस्य हो, लेकिन राज्य में 12 मिनिमम मिनिस्टर होने चाहिए। सेंटर में ऐसा कुछ मिनिमम लिमिटेशन नहीं था। मैक्सिमम वहाँ पे 15% था और यहाँ पर भी मैक्सिमम में 15% का ही लिमिटेशन है। ठीक है, वहाँ इंसर्ट किया गया था, वैसे यहाँ पर भी 75 क्लॉज 1A था, वैसे यहाँ पर 164 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। वहाँ पर सब क्लॉज B क्या था कि कोई भी अगर डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई होता है तो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई होता है तो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऑलराइट, लेकिन वहाँ मिनिमम कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम है 12 की। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 60 हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर मिनिमम 30 भी हो सकते हैं, गोवा, अरुणाचल, सिक्किम में, और मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46-46। कॉन्स्टिट्यूएंसीज शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन सीट रेशियो, जैसे कि हमने वो डिलिमिटेशन अगर आपको पढ़ा याद हो पढ़ा था। 81 में लोकसभा दिया हुआ था, 89 ऐड किया, उसमें 170 मिला लेजिस्लेटिव असेंबली। 82 में क्या दिया हुआ था, लिखो कमेंट में जल्दी से। 82 में डीलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग के बारे में दिया हुआ था। वो जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो केंद्र के लिए और राज्य के लिए अलग अलग नहीं बैठता है, वो कॉमन होता है। तो फिर सर 171 में क्या होगा, कॉम्पोजिशन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्योंकि तुम याद करो 80 में, आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में अगर बात करेंगे तो राज्यसभा का कंपोजिशन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन नहीं दिया हुआ है। कंपोजिशन के अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे अबॉलिश या क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन वाले की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का। क्या कंपोजिशन होगा, पहली बात तो यहाँ लिमिट सेट करी गई है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में 1/3 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। किसका 1/3, विधानसभा का, यानी किसी राज्य के विधानसभा में अगर 300 मेंबर हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ की जो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ 100 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, यानी 1/3 ऑफ LA, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और मिनिमम 40 मेंबर, न्यूनतम 40 सदस्य। समझ में आई आपको ये बात कि टोटल मेंबर्स जो है, मैक्सिमम मेंबर 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 1/3 असेंबली का, और मिनिमम न्यूनतम 40 तो होने ही चाहिए। इलेक्शन कैसे होता है, जैसे राज्यसभा में होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे राज्यसभा में 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड निर्वाचित इनडायरेक्ट तरीके से और 12 नॉमिनेटेड यानी नामित होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। 1/3 सदस्य जो हैं लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये इलेक्ट करके भेजेंगे। 1/3 जो सदस्य हैं उनको विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुन के भेजेंगे विधान परिषद में। तो जैसे अभी ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं, ठीक है, जिनको मिनिस्टर बना दिया उपेंद्र कुशवाहा का जो बेटा है, ठीक है, तो उसको विधानसभा के रूट के थ्रू विधान परिषद भेज दिया जाएगा, क्योंकि 1/3 जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। वो तो बाएं हाथ का खेल होता है पॉलिटिशियंस के लिए, ठीक है। 1/12 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड बाई ग्रेजुएट्स, यानी कि जो एटलीस्ट 3 साल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो इलेक्ट करके भेजते हैं। 1/12 जो होते हैं इलेक्टेड बाई टीचर्स विद एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो 1/3 लोकल अथॉरिटीज़ भेज रही हैं, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली भेज रही हैं, 1/12 ग्रेजुएट्स और 1/12 टीचर्स, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 5/6 हो गई है। अब बचे कितने, 1/6, 1/6। दे आर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नर। ये 1/6 राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं। जैसे कि 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा था राज्यसभा में, किस फील्ड में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस में। उसी तरीके से यहाँ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यानी कि आपका साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा। तो ये आपका साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया और सामाजिक सेवा हो गई। और ये जो सहकारी आंदोलन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक एक्स्ट्रा है जिसको कि 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ध्यान रखना। तो वहाँ पे लिसैस था, यहाँ लिसैस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, खत्म ये चीज़। तो वहाँ पे लिसैस था, यहाँ लिसैस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी है,
खत्म ये चीज़। तो 5/6 मेंबर आर इलेक्टेड एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाई गवर्नर इन दिस फील्ड लिसैस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो इन्वॉल्व हो। अब 83 में क्या था सर? 83 में था ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन था ना उनका हाउसेस का। तो 189 ऐड करो तो उसमें 170, तो 172 मिलेगा। वैसे इनका ड्यूरेशन है। लोकसभा का ड्यूरेशन कितना था? 5 साल, तो इसका 5 साल है, अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पर राज्यसभा का कितना था? कोई टेन्योर नहीं था। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस होता है, उसके 1/3 सदस्य और 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, तो 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हेंस टर्म इज इक्वल टू 6 ईयर्स। जो कार्यकाल है ये 6 साल का हो जाए। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, तो अगेन लेजिस्लेटिव काउंसिल चुन लेगा। अब अंतर कैसे? राज्यसभा में का जो चेयरमैन है वो कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। देश का जो राष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। लेकिन यहाँ पे राज्य में कोई उप राज्यपाल तो होता नहीं है। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है केंद्र में। यहाँ पे सिर्फ राज्यपाल होता है राष्ट्रपति की तरह, उपराज्यपाल नहीं होता है। कि भाई तुम सोचो सर यहाँ उपराज्यपाल होता होगा जो पदेन सभापति बन जाता होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाता होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का। होता ही नहीं है, तो क्या बनेगा? तो यानी कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही चुने जाते हैं। तो यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लेट अलोन राज्यसभा, बट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका मतलब सर ज्वाइंट सीटिंग में प्रिसाइड कर सकता होगा नहीं, जैसे स्पीकर वहाँ कर रहा था, वो नहीं था तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो नहीं था तो डिप्टी चेयरमैन आ रहा था। तो यानी मतलब यहाँ चेयरमैन आ सकता है। कैच है यहाँ पे भी, कैच है। क्या कैच है वो आगे बताएंगे तुमको अभी। ठीक, वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन दिया हुआ है यहाँ पे। सेम है पूरा। ठीक है, रिजाइन देना है, दोनों एक दूसरे को दे देंगे। वैकेशन, रिमूवल हो गया, इफेक्टिव मेजोरिटी से हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटीज़ वही है कि जब वो नहीं होगा चेयरमैन तो उसको हाउस सेशन को प्रिसाइड करना है। ठीक है, सैलरी अलाउंस, कभी इस तरीके का सवाल बन जाए, पता नहीं एसएससी वगैरह में बना है कि नहीं, लेकिन थोड़े से ठीक ठाक एग्जाम में बन सकता है, बन जाता है। और वो ये है कि स्पीकर पद के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती है। रिमेंबर दिस थिंग। तो इसीलिए हम कहीं ओथ नहीं पढ़ते हैं कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, ना तो हमने कहीं पढ़ा था सेंटर में, यूनियन में कोई अलग से ओथ नहीं लेनी होती, सिर्फ उनको हाउस की मेंबरशिप की ओथ लेनी होती है नॉर्मल मेंबर की तरह। कोई अलग से ओथ नहीं लेनी होती है उस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए। देन डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन में वहाँ कौन ले रहा था? प्रेसिडेंट। किससे पूछ के? इलेक्शन कमीशन से। तो यहाँ कौन लेगा? गवर्नर लेगा। किससे पूछ के? स्टेट के इलेक्शन कमीशन से। ये गलती मत कर देना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही पूछेगा। क्यों? विधानसभा विधान परिषद के जो चुनाव है वो राज्य का चुनाव आयोग नहीं करवाता है, वो भारत का चुनाव आयोग ही करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा। जैसे वहाँ दिया हुआ था 107 में ऑर्डिनरी बिल का पैसेज, किस तरीके से साधारण विधेयक पास होगा। 89 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 196। तो 196 में ऑर्डिनरी बिल दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे कैच है, जहाँ पे कैच है वहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूंगा, सो दैट आप एक्स्ट्रा फोकस करके उसको समझो कि क्या अंतर है। ठीक है, ओके। अब इसको ध्यान से समझना कैसे अंतर है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, गरी आ सकते हैं बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। गाली भी दे सकते हैं क्या? हाँ, ये जी गाली दे रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 196 पे आते हैं अभी। आर्टिकल नंबर 196, पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ध्यान समझना अब यहाँ पे, जो नींद के आगोश में डूब चुके हो उठ जाओ बेटा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंतर है। वहाँ पे क्या था? लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास एग्जैक्टली इक्वल पावर है। रत्ती भर का भी किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं कि यार सोचो लोकसभा के पास, ना, कुछ नहीं। क्या था? लोकसभा ने बिल को पास किया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने बोला बढ़िया है, अच्छा बिल है, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, बिल एक्ट बन गया, बधाई हो। लोकसभा ने राज्यसभा को बोला, राज्यसभा ने बोला यार देख लो मज़ा नहीं आ रहा इसमें, लोग राज्यसभा ने बोला अच्छा ठीक है लो मज़ा दे देते हैं, अच्छी बात है। प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, बधाई हो, एक्ट बन गया। लोकसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा ने बोला यार देख लो मज़ा नहीं आ रहा, लोकसभा ने बोला तुम्हारे मज़े का ठेका ले रखा है मैंने, चल हट, इस तरीके से गंदी भाषा का इस्तेमाल कर दिया। तो क्या हुआ? कुछ तो हुआ, क्या हुआ था? फिर राज्यसभा ने बोला देखो यार बिल को पास करो, राज्यसभा ने लगा ठेका ले रखा है, नहीं करूँगा, चल हट, राज्यसभा ने बदतमीजी कर दी। लोकसभा ने राज्यसभा को पास किया, राज्यसभा सो रहा है बैठ के तुम्हारी तरह 6 महीनों तक, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है?
ऐसे परिस्थिति में सही यही है कि एक कदम पीछे हटा के डेडलॉक अनाउंस कर दिया जाए और जॉइंट सिटिंग बुला ली जाए। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है। आर्टिकल नंबर 108 कहाँ से लिए हैं बताओ जरा, किस देश के संविधान से? यहाँ पे क्या समझना, यहाँ पे क्या समझना, ये विधानसभा है और ये विधान परिषद। देखो भैया 28 राज्यों में सिर्फ 6 के पास है, 22 राज्यों के लिए तो कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। विधानसभा से पारित हुआ, सीधा राज्यपाल के पास गया, बधाई हो, बिल एक्ट बन गया। तो ये डिस्कस तो वहाँ कर रहे हैं जो हाउस बाई कैमरल है, जहाँ विधान परिषद भी है। 6 ही राज्य हैं ऐसे, डिस्कस करते। विधानसभा से आया बिल विधान परिषद के पास, विधान परिषद ने क्या बोला? मज़ा नहीं आ रहा है। विधानसभा ने बोला क्या मज़ा नहीं आ रहा है, हैं? तो बोलेंगे चेंज कर लो। ठीक है चलो कर लिया गवर्नर के पास। देखो पहला केस तो ये कि विधानसभा से गया, विधान परिषद ने बोला क्या बिल है, मज़ा आ गया देख के, राज्यपाल के पास चला गया, एक्ट बन गया। यहाँ पे क्या है, विधान परिषद ने बोला ये चेंज कर लो, विधानसभा ने बोला ठीक है कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, विधानसभा ने विधान परिषद को भेजा, विधान परिषद ने बोला देखो इसको मज़ा नहीं आ रहा। विधानसभा ने क्या मज़ा नहीं आ रहा है, चलो पास करो फिर से, इसका करना पड़ेगा। लो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरराइड नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या ओवरराइड कर सकती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कर सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल भेजा, लेजिस्लेटिव काउंसिल सो रहा बैठ के कितने दिनों तक, 3 महीनों तक, ठीक है, 3 महीनों से सो रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। विधानसभा फिर जगाएगा, ये भैया क्या चल रहा है, देखो बिल देखो, फिर दोबारा भेजा, 1 महीने तक फिर सो सकता है। और अगर 4 महीने में इसने कुछ ना किया, वो अपने आप राज्यपाल के पास चला जाएगा। मतलब सर ऑर्डिनरी बिल के केस में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा पावर होती है। क्या पावर ज़्यादा होती है कि विधान परिषद ने अगर कोई चेंज करने बोला, वो विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है वो करे या ना करे। और जैसे वहाँ 6 महीने में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, राज्यसभा दोनों के लिए वैलिड है, अगर राज्यसभा से लोकसभा में गया तो लोकसभा के लिए भी 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स ना आया, हे भैया डेडलॉक हो गया, चलो जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं, नो, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसीलिए हम तुम्हें बोले थे कि भैया जैसे वहाँ पे क्या था, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है, वो नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो नहीं होगा तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन यहाँ अगर तुम ये सोच रहे हो क्योंकि चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वो जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड कर लेगा, ना ना ना, यहाँ जॉइंट सिटिंग होती ही नहीं है, तो किसको प्रिसाइड करेगा? समझ रहे हैं आप? तो यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ स्ट्रॉन्गर फुट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो, ठीक है। और अगर सर मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वहाँ ओरिजिनेटर नहीं हो सकता है क्या? जैसे राज्यसभा में लोकसभा, यहाँ पर तो इक्वल पावर होती है, कहीं ओरिजिनेट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मान लो हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास गया, इसने पास कर दिया, गवर्नर के पास गया, हैप्पी बर्थडे, बन गया बिल एक्ट। मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला चलो चलो हट, क्या बना दिया ये, गया वो बिल, गया। अब ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बैठ जाएगा ये वो, ना 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 ना, गया वो चला गया। समझ रहा? तो बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, किसी भी हाउस में आ सकता है। बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज एंड असेंडेड बाय गवर्नर टू बिकम अ लॉ। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अपर हैंड ओवर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और क्या अपर हैंड ओवर मैंने बताया, अब तुम याद करो 107 में ऑर्डिनरी बिल था, 108 में जॉइंट सिटिंग थी, यहाँ जॉइंट सिटिंग होती नहीं है, तो 197 में क्या होगा? वही होगा जो स्पेशल पावर तुमको अभी हम पढ़ा रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्पेशल पावर है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल, वही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ओनली डिले एन ऑर्डिनरी बिल बाय मैक्सिमम 4 महीने। पहली बार में 3 महीने और दूसरे बार में जब भेजेगा असेंबली तो 1 महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए बस डिले कर सकता है। जैसे मनी बिल को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के लिए डिले कर सकता है, उसी तरीके से विधान परिषद विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को मैक्सिमम 4 महीने तक डिले कर सकता है। पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार 1 महीने, बस, इसके अलावा नहीं। देन उसके बाद वहाँ पे क्या था, 109 में क्या था सर, मनी बिल का प्रोसीजर था, तो यहाँ भी होगा मनी बिल का प्रोसीजर, खत्म। क्या प्रोसीजर है? सेम जैसे
अगर विधानसभा ही है उस राज्य में जो कि 22 राज्यों में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पास करो, गवर्नर के पास भेजो, खत्म काम। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेम होगा सेंटर की तरह, यानी कि जाएगा, 14 दिन का टाइम होता है, रिस्पॉन्ड करना है तो कर दो, नहीं तो मान लेंगे कि उसी हालत में तुमने भी पास कर दिया। यानी कोई जॉइंट सिटिंग तो ऑर्डिनरी बिल के केस में नहीं, तो मनी बिल के केस में तो क्या ही होगी, ठीक है। तो यहाँ जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान है ही नहीं एक्चुअल में। तो 14 दिन तक आप कर सकते हो, यानी कि ये रिकमेंडेटरी पावर होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, जैसे कि राज्यसभा के पास थी सेंटर के केस में, नो अमेंडिंग पावर। 110 में क्या था, 110